प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। मैं इरशाद। देखिए, हमने ज्योग्राफी के अंतर्गत एक टॉपिक की डिस्कस की थी सूर्य तप, और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक की बात की थी पृथ्वी का ऊष्मा बजट। सूर्य तप सेकंड टॉपिक था अपना पृथ्वी का ऊष्मा बजट। देखिए, बीए बीएड सेकेंड ईयर इंटीग्रेटेड की बात चल रही है। इसके अंतर्गत क्या है, एक बुक है क्लाइमेट और ओशियनो, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी, जिसकी कुल कितनी यूनिट हैं हमने डिस्कस किया था कि क्लाइमेट की जो यूनिट हैं वो 3 यूनिट हैं, और ओशियनो ग्राफी की जो यूनिट हैं वो 3 है। पहले ये चल रही है क्लाइमेटोलॉजी चल रही है, और इसके अंतर्गत बात चल रही है सूर्य तप हो गया, पृथ्वी का ऊष्मा बजट हो गया। अब उसके बाद में आपको शायद फर्स्ट टॉपिक मिलेगा वायुमंडलीय तापमान। हम उसकी बात कर रहे हैं वायुमंडलीय तापमान की। वायुमंडलीय तापमान, देखिए सूर्य तप की बात की तो सूर्य तप का शाब्दिक अर्थ क्या था। मैं सूर्य तप की बार बार चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि कई बार ये हो जाता है कि सूर्य तप को तापमान समझ लेते हैं, तापमान को सूर्य तप समझ लेते हैं। डिफरेंस देखिए, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से सौर विकिरण आ रही हैं, ये वायुमंडल है। ये सौर विकिरण की जो मात्रा है उस मात्रा को क्या कहते हैं हम, सूर्य तप। अब देखिए, सेम यही चीज़ यहाँ लिख रहा हूँ। सूर्य, ये हमारी पृथ्वी, बाहर का इन्वायरमेंट या वायुमंडल, और यहाँ से विकिरण आ रही है, सौर विकिरण है ये। अब देखिए, अब हमें सौर विकिरण की मात्रा नहीं देखनी है। जैसे ही सौर विकिरण यहाँ पृथ्वी पर पहुँची, या पृथ्वी की बात करें तो भूपृष्ठ, पृथ्वी का जो भूपृष्ठ है, बाहरी परपट्टी है जहाँ हम निवास करते हैं, उसकी बात है, और वायुमंडल, इसके अंतर्गत जो सौर विकिरण की मात्रा आएगी। और इस विकिरण से, अब देखिए, इस विकिरण से जनित बनने वाली क्या ऊष्मा, इस विकिरण से जो बनने वाली ऊष्मा है, जनित ऊष्मा है, उसको हम क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। ये डिफरेंस है सूर्य तप और तापमान में। तापमान क्या है, उसी सूर्य तप के द्वारा क्या होता है, वायुमंडल और भूपृष्ठ पर ऊष्मा क्रिएट होती हैं। उस ऊष्मा को हम किस में रखते हैं, तापमान में रखते हैं। वायुमंडल तथा भूपृष्ठ पर सौर विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा बनती हैं, जो ऊष्मा जनित होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। अब देखिए, इस तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हैं। क्या सभी जगह तापमान एक समान पाया जाता है? अगर नहीं पाया जाता है तो क्यों नहीं पाया जाता है? अगर पाया जाता है तो वहाँ एक समान क्यों है? ये जो तथ्य होते हैं, इनको समझने के लिए इसके जो इफ़ेक्टिव फैक्टर्स होते हैं उनको हमें पढ़ना पड़ता है, और वही हम देख रहे हैं। तापमान को प्रभावित करने वाले
कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले हम एक चीज ले रहे हैं, अक्षांश, लैटिट्यूड। अक्षांश जो है वो तापमान को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। कैसे करती है देखिए, क्या है 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, सब नॉर्थ की बात चल रही है। अब देखिए, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर तो सिर्फ ऊपर 3 लाइन क्रिएट कर देते हैं, नीचे का समझाते ही नहीं है। तो याद रखिए जी कि जो चीज़ ऊपर बताई जा रही है सेम वो चीज़ क्या है, नीचे भी है। इसलिए 2 जगह लिखने की अपेक्षा मैं उत्तरी क्षेत्र को विस्तारित कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए ऐसा ही सिस्टम कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में भी पाया जाता है। अगर क्या है कोई पर्टिकुलर उसकी विशेषता है दक्षिणी गोलार्ध की, तो उसको हम अलग से डिफाइन करके देखेंगे कि इस क्षेत्र में क्या पाया जाता है और दक्षिणी क्षेत्र में क्या पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए विषुवत रेखा, कर्क रेखा, आर्कटिक वर्त, और उत्तरी ध्रुव। अब आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर तापमान अधिक पाया जाता है, यहाँ पर कम पाया जाता है, यहाँ पर इससे कम पाया जाता है और सबसे कम ध्रुवों पर पाया जाता है। तापमान में अंतर दिखाई दे रहा है ना, तो वो क्या हो गया, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सा कारक प्रभावित कर रहा है, ये अक्षांश प्रभावित कर रही है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तापमान में क्या होगी, कमी होती चली जाएगी। क्यों होती चली जाती हैं, इसका उत्तर आपको कन्फर्म पता होगा, क्योंकि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले जो कारक थे उनमें हमने देखा था कि भी किस प्रकार ये कम होता चला जाता है। और आप उस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में इस पर डिस्कस फिर करेंगे। ठीक है, अब आगे अगला जो कारक है वो है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई का तात्पर्य क्या है, जैसे बात करते हैं यहाँ धरातल है, महासागरीय क्षेत्र है, ये मान लो आप महाद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर आप निवास कर रहे हैं। अब देखिए ये ऊपरी सतह है, यहाँ जो समुद्र का लेवल है वो इक्वल है, 0, कोई डिफरेंस नहीं। अब देखिए मैं एक क्षेत्र और की बात कर रहा हूँ कि ये क्षेत्र यहाँ पर है और आप यहाँ पर निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्षेत्र देखिए ये क्षेत्र तो इसके समान है, लेकिन इस क्षेत्र की बात करेंगे तो वो समुद्र तल से क्या है, ऊंचा है। हो सकता है 200 मीटर है, हो सकता है 300 मीटर भी हो सकता है,
हो सकता है 1500 मीटर भी, कुछ भी हो सकता है, कितना भी ऊंचा हो सकता है। इसको कहते हैं हम समुद्र तल से ऊंचाई। किसी भी भूभाग की समुद्र तल से ऊंचाई होगी तो क्या होगा, उसमें तापमान में अंतर मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा तापमान में अंतर? देखिए, धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं हम, धरातल है, समुद्र तल है, इससे ऊपर की ओर जाएंगे तो एक पैरामीटर हैं, क्या पैरामीटर हैं, 165 मीटर ऊपर जाओगे -1 डिग्री तापमान आपको स्पष्ट होगा। कहने का तात्पर्य 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाएगा। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, 0 मीटर है। एक स्थान है 330 मीटर पर, यहाँ कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, यहाँ 330 मीटर पर एक व्यक्ति निवास कर रहा है और यहाँ पर भी एक व्यक्ति निवास कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ का तापमान 20 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहाँ का तापमान क्या इतनी ऊंचाई पर तापमान इक्वल मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या होगा, यहाँ 20 डिग्री है तो ये जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जो दिखाई दे रहा है आपको, वो 330 मीटर का है, 165 और 165 है ना, 2 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ कितना मिलेगा, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको मिलेगा। ये क्या होता है, समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तापमान में क्या होती चली जाती है, कमी। इसका एक और पैरामीटर पाया जाता है, कहा जाता है कि 1000 मीटर या हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर -6.5 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिर्फ आपको अलग अलग कैलकुलेशन बताई हैं और ये कैलकुलेशन दोनों एक ही हैं। 165 मीटर 1 डिग्री के हिसाब से आप अगर 1000 मीटर तक निकालोगे तो लगभग राउंड फिगर में कितना निकलेगा, 6.5 डिग्री टेम्परेचर निकलेगा। तो ये है समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने के कारण क्या होता है, तापमान में कमी होती चली जाती है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे कारक की। तीसरा कारक है जो प्रभावित करने वाला कारक है, उसकी बात कर रहे हैं। सागर से दूरी या समुद्र से दूरी, ये देखिए दोनों एक जैसे कारक आपको नज़र आ रहे हैं। समुद्र तल से ऊंचाई या समुद्र से दूरी, ये दोनों एक चीज़ दिखाई दे रही है आपको, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं ये। अब देखिए, सागर से दूरी की बात करें हम, इस प्रकार से कोई क्षेत्र है जहां एक ओर तो स्थलीय भाग पाया जाता है और दूसरी ओर क्या पाया जा रहा है, समुद्री भाग दिखाई दे रहा है। अब मैं इस भाग की बात करता हूं और एक भाग पाया जाता है, ये पूरा आगे स्थलीय भाग है, यहां बात कर रहा हूं। इसकी दूरी इससे लगभग 500 किलोमीटर की है, यहाँ 500 किलोमीटर, यहाँ 0 किलोमीटर। अब देखिए, जब इस स्थल भाग के बिल्कुल पास में अगर जलीय भाग होगा तो यहाँ का जो तापमान है वो क्या रहेगा, सम रहेगा। क्या रहेगा, सम रहेगा। और सम क्यों रहेगा, क्योंकि इस भाग पर किसका प्रभाव होगा, समुद्री प्रभाव दिखाई देगा आपको, है ना।
और समुद्री प्रभाव दिखाई देगा। आगे एक कारक आएगा स्थल तथा जल का स्वभाव, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है, सम क्यों रहता है, समुद्री प्रभाव क्यों दिखाई देता है, ये चीज़ें आपको वहाँ नज़र आएगी। लेकिन मैं यहाँ इस भाग की बात करूँ तो यहाँ पर आपको विषम प्रकृति का तापमान स्पष्ट होगा। अब सम और विषम का अर्थ क्या देखिए। सम का अर्थ ये है कि यहाँ पर जो तापमान मिलेगा उसका जो डिफरेंस है वो बहुत कम मिलेगा आपको। मानकर चलिए मिनिमम 25 मैक्सिमम 30 पूरे वर्ष के अंतर्गत। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मिनिमम 0 डिग्री तक हो सकता है और मैक्सिमम 50 डिग्री तक। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देख सकते हो आप कि विषम का तात्पर्य क्या है और सम का तात्पर्य क्या है। तो ये जो सागर से दूरी है वो दूरी भी क्या करती है, तापमान को प्रभावित करती है। इस चीज़ को हम बोलते हैं महाद्वीपीयता की अवधारणा, जिसको हम आगे बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे। तो ये 3 कारक हो गए। चौथे कारक की बात करते हैं हम, स्थल व जल का स्वभाव। स्थल व जल के स्वभाव के अंतर्गत यही चीज आपको स्पष्ट होगी। क्या होगा, अगर कोई पूर्णतः जलीय क्षेत्र है तो वहाँ का तापमान कैसा रहेगा, अगर पूर्णतः स्थलीय क्षेत्र है वहाँ का तापमान कैसा रहेगा, अगर कोई मिलन क्षेत्र है स्थल व जल का तो वहाँ पर तापमान कैसा रहेगा। तो इसके अध्ययन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि स्थल भाग किस प्रकार से टेम्परेचर को जनरेट करता है और जल भाग किस प्रकार से टेम्परेचर को जनरेट करता है। देखिए क्या होता है कि स्थल व जल के कारण ये कारक इफेक्ट हुआ था, ये जो सागर से दूरी है, क्या होता है एक विशेषता आती है, याद रखना हमेशा कि जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा हो जाता है। देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। स्थल भाग इसकी भी एक विशेषता है, शीघ्र ही गर्म हो जाता है और शीघ्र ही ठंडा होता है। इनमें से एक विशेषता आपको याद रखनी है, चाहे जल की रख लो चाहे स्थल भाग की रख लो, जल की बेटर रहेगी, है ना। देर से ही गर्म होता है, देर से ही ठंडा होता है। कैसे, मान लो ये जलीय भाग है, ये स्थलीय भाग है, ये सूर्य है, यहाँ से किरणें पड़ेगी। अब देखिए लगातार मैंने यहाँ पर प्रकाश डाला 1 घंटे के लिए, तो इस भाग का तापमान हो गया 45 डिग्री, ठीक है। लेकिन इस भाग का तापमान अभी कितना है, 25 डिग्री है। अब जो सौर विकिरण की मात्रा है, सूर्य तत्व की मात्रा है, वो तो इक्वल आ रही है, लेकिन अंतर क्या हो गया, अंतर हो गया तापमान का। और जनित ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, तापमान। तो यहाँ जनित ऊष्मा क्या है, देर से गर्म होगी और देर से ही ठंडी होगी। ये इस जलीय भाग का गुण है। स्थल भाग क्या होता है, शीघ्र ही गर्म हो जाता है, शीघ्र ही ऊष्मा को जनित कर देता है और शीघ्र ही क्या है, ठंडा हो जाता है। क्यों होता है, ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जल भाग देर से ठंडा क्यों होता है, देर से गर्म क्यों होता है। इस विषय पर हमें चर्चा करनी है कि ये स्वभाव में अंतर क्यों दिखाई देता है, किसके कारण। अब देखिए कोई बड़ी विशेषता नहीं है, नॉर्मल सी कंसेप्ट है, प्रतिदिन आप देखते हैं लेकिन आपको याद नहीं आ रही है ना। क्या होता है
जलीय भाग है। स्थलीय भाग। अब देखिए मैंने ये प्रकाश डाला इसमें, तो यहाँ इस स्थलीय भाग में सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या हैं, 3 फीट तक पहुँचती हैं, क्या हम कह सकते हैं 1 मीटर तक। लेकिन यहाँ सूर्य की किरणें 20 मीटर के लगभग तक पहुँच जाती है और इसको प्रकाशीय मंडल भी कहते हैं। अब देखिए कि इतनी सी दूरी में सूर्य की किरणें जा रही हैं और लगातार जा रही है लगातार, लेकिन यहाँ दूरी क्या है, किरणों की अधिक है, तो ये ऊपरी क्षेत्र को क्या करेगी, शिखर गर्म कर देगी और ये दूरी के कारण क्या है, पूरे क्षेत्र को गर्म करना चाहती है, इसलिए पूरा क्षेत्र क्या होगा, देर से गर्म होगा। और वही प्रक्रिया सेम ठंडे होने में होती है, ये देर से ही क्या होता है, ठंडा होता है। ये एक विशेषता आपको दिखाई देती है। अब देखिए दूसरी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर क्या होता है, अगर सूर्य की किरणें ऊपरी क्षेत्र में 3 फीट तक आई है तो वो ऊष्मा क्या रहेगी, यहीं संरक्षित रहेगी, यहीं पर बनी रहेगी, यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ जैसे ये गर्म होगा, इस क्षेत्र का जल यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, फिर इसका तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जलीय भाग में ऊष्मा का स्थानांतरण अधिक होता है, स्थलीय भाग में ऊष्मा एक जगह केंद्रित होती है। इसके कारण क्या होता है, इसी के कारण क्या होता है, तापमान में आपको अंतर स्पष्ट होता है। तो देखिए मुख्य 4 कारकों की बात की, इसके अलावा भी कई कारक हैं, वो हम नेक्स्ट कक्षा में बात करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लगातार इसका अध्ययन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो रिप्लाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।